गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में। मैं आरती। आज का जो वीडियो है ये AHE01 यानी मानव पर्यावरण का है, जिसमें ब्लॉक 1 चल रहा है पर्यावरण, और यूनिट हम 3 लेंगे पारतंत्र का वर्णन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और ये वीडियो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग चाहे तो वॉच कर सकते हैं। BEBA 182 जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, पर्यावरण अधिगम फाउंडेशन कोर्स जो है, आपका भी होगा फाउंडेशन कोर्स BEBA 181, उसको देख लीजिएगा। पूरे कंटेंट उसके मिलते जुलते हैं, और हमने ऑलरेडी इन बच्चों को पढ़ाया है, इन स्टूडेंट को पढ़ाया है, वो भी पर्यावरण का ही सब्जेक्ट है। तो उसी से मैंने वीडियो लिए हैं जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डले हुए थे। ठीक है, तो आप देख लेंगे, आपको हेल्प मिल जाएगी, मुझे भी बनाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। और 3 वीडियो को हमने एक में मिक्स कर दिया ताकि आपका पूरा कंटेंट एक वीडियो में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो डालूंगे ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखिएगा ना, लिंक दिया हुआ है किसका, व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, तो दोनों से जुड़ जाइए। कोई क्वेरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वरना कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। ठीक है, पर्यावरण पारतंत्र का वर्णन। तो चलिए इसमें प्रस्तावना में देख लेते हैं। पर्यावरणीय अवधारणा, पर्यावरण है क्या? तो देखिए, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, ये हम सभी को पता है। ठीक है ना, और जहाँ पे सभी चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, ठीक है ना, सभी तरह का जीवन जो पाया जाता है वो जीवमंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। और ऊर्जा जो होता है, सूर्य जो होता है, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है, यानी ऊर्जा जो हमें मिलती है वो सूर्य से मिलती है। तो इस तरह से एक प्रस्तावना है यहाँ पे, यानी कि एक स्टार्टिंग रखी गई है। तो हम पर्यावरण को क्या कहेंगे, पर्यावरण का क्या अर्थ हम बताएंगे। देखिए, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में पर्यावरण का अर्थ बताएं तो पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण। ठीक है, क्या होता है? परिधन आवरण, यानी पर यानी चारों तरफ, आवरण यानी जो घेरे हुए है। तो चारों तरफ से हमें जो घेरा हुआ है, जो घेरे हुए है, जो भी चीज हमें घेरी हुई है चारों तरफ से, वो पर्यावरण कहलाती है। और जनरली हम जो मानव हैं वो चारों तरफ से हर एक चीज से घिरे हुए हैं। जैसे कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, सीधी सी बात है। पर्यावरण के अंतर्गत जैसे कि थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, समुद्र है, महाद्वीप है, पठार है, पर्वत है, मैदान है, घर है, पार्क है, नदी है, सड़क है, सभी कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है, और हम सब इन्हीं से घिरे हुए हैं। और जैविक और अजैविक दो चीजें होती हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन सभी से मिलकर बनता है। ये चीजें पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, इनका एक आपस में संबंध होता है। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का भौतिक जो चीजें होती है, या उनको हम सजीव कारक जो कहते हैं, इन चीजों, इनके बीच में आपस में एक संपर्क, एक क्रिया होती है, एक परस्पर संबंध होता है। और इन्हीं संबंधों का जो तंत्र बनता है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में जो अन्य सजीव और निर्जीव घटक होते हैं परस्पर क्रिया करते हैं। इसको भी हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सदियों से मनुष्य जो है पृथ्वी और पर्यावरण को वस्तु असीमित संसाधन माना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पर्यावरण के संसाधन है असीमित नहीं है, कुछ सीमित भी है, जिनका यूज कर लेने के बाद हम उसे नहीं पा सकते हैं। तो इस तरह से प्रस्तावना यहाँ पे रखी गई है। पर्यावरण की अवधारणा आप देख लेते हैं। तो देखिए, पर्यावरण की अवधारणा में यदि हम पर्यावरण शब्द को लेते हैं कि पर्यावरण शब्द होता क्या है, ठीक है ना, तो प्रत्येक जो जीवित जीव होता है वो विशिष्ट परिवेश अथवा माध्यम होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे वह निरंतर परस्पर क्रिया करता है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि हर एक इंसान जो रहता है, यदि हम भी हैं तो हम भी यहाँ पे रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ हम परस्पर क्रिया करते हैं, क्योंकि उनके बगैर हम रह नहीं सकते। अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों का हमसे घनिष्ठ संबंध है, हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो हमारे और पेड़ पौधों के बीच में भी एक संबंध हो गया। यही संबंध होता है, यही चल के जीव है उनके बीच में भी हमारा संबंध है, यही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे अभी हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने पेड़ के लिए कहा, तो पेड़ हमें जो होते क्या करते हैं, भोजन देते हैं। ठीक है ना, और सूर्य से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हर एक का किसी न किसी के साथ संबंध होता है, और यह जो परिवेश होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। और प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे मन में भूदृश्य, जैसे देखिए मृदा, जल, पर्वत, मरुस्थल के व्यापक आयाम आते हैं, जिन्हें हम यथार्थ रूप में भौतिक अथवा अजैविक प्रभावों के रूप में जानते, जो मैंने आपको बताया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, उन सभी के उसके अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं, स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ आ जाता है।
ठीक है ना। जलमंडल में जो परतें होती है, क्षोभ मंडल, सभी चीजें आ जाती हैं स्थल, और इसी तरह से वायुमंडल में सॉरी, और जलमंडल में जो है सागर, महासागर, महाद्वीप, ये सभी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो पर्यावरण को किसी जीव के परिवेश को सजीव और निर्जीव घटकों, प्रभावों और घटनाओं के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पर्यावरण एक ऐसा शब्द ही है कि जहां जीव जो रहता है, जीव के परिवेश को, परिवेश यानी जहां पे वो रहता है, जहां पे उस रहने वाली जगह को, चाहे वो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी चीजें प्रभावित करती है, वही पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि पर्यावरण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एनवायरमेंट, पर्यावरण को अंग्रेजी में हम एनवायरमेंट बोलते हैं, और ये जो शब्द एनवायरमेंट है वो फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से लिया गया है। किससे लिया गया है? एनवायरन से लिया गया है। यदि आप एनवायरमेंट की स्पेलिंग भी देखें तो एनवायरन ही उसमें आता है, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, क्योंकि अब आपके इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या क्या 2 नंबर के, या आगे चल के देखेंगे हो सकता है इसमें MCQ हो, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसका अर्थ होता है घेरे हुए अथवा इर्द गिर्द, और यानी एनवायरन का। और मेंट का अर्थ क्या होता है? क्रिया यानी पर्यावरण। तो यहाँ पे जब दोनों को हमने जोड़ दिया, एनवायरन और मेंट, तो एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एनवायरमेंट हो गया, और यहाँ पे जीव और प्रकृति के बीच की क्रिया हो गई। तो वही मैंने कहा कि घेरे हुए अथवा इर्द गिर्द और पर्यावरण यानी क्रिया, तो एक ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वही पर्यावरण कहलाता है। मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार के पर्यावरण होते हैं, जैसे घर का पर्यावरण हो गया, व्यवसायिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, लेकिन हम सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण की यहाँ चर्चा करेंगे, जहाँ पे वायु, जल, थल, पादप, जंतु, अन्य जीव होंगे। ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और प्रकृति में कोई भी जीव जो होता है वो अपने पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया करता है, उसे प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता भी है। हम यदि किसी चीज को इफेक्ट डालते हैं, हम पर्यावरण को इफेक्ट डालते हैं, हम पेड़ों को नष्ट करते हैं, तो पेड़ तो हमारे द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, जंगल जो नष्ट हो रहा है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, लेकिन उसके बाद हम भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। हमें ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं मिल पा रही है, हमें भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, लकड़ियां नहीं मिल पा रही हैं, तो हम भी उनके द्वारा इफेक्टिव हो रहे हैं। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किसी जीव के जीवन का पर्यावरण के प्रभाव का सबसे प्रमुख जो गुण होता है वो पर्यावरणीय तत्वों की परस्पर क्रिया होती है। और अजैविक और जैविक कारक गतिक प्रकृति के होते हैं और जीवन में प्रति क्षण एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं। वही जैविक और अजैविक यानी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में पेड़ पौधे हम आ जाते हैं और जो जंतु जीव होते हैं वो आ जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में नदी, पहाड़, पर्वत, मैदान, ये चीजें आ जाती हैं। और कोई भी जीव अकेले अन्य जीवों से परस्पर क्रिया किए बगैर नहीं जी सकता है। अतः प्रत्येक जीव के पास अन्य जीव उसके पर्यावरण के भाग के रूप में होता है। यदि जो लोग समुद्र में जो जीव रहते हैं, समुद्र उसका पर्यावरण होता है। वहाँ की जो शैवाल होती हैं, जो घास पाई जाती हैं, जो वहाँ के छोटे छोटे कीड़े होते हैं लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, वो उसके भाग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कि प्रत्येक जंतु प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पादपों का यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हरे पादपों पर निर्भर होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पादप भी कुछ बातों जैसे पुष्पों के परागण, फलों आदि पर भी निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण की अवधारणा का मतलब ये होता है कि इसमें आप ये लिखेंगे कि पर्यावरण है क्या, और साथ में इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं पर्यावरण के, और ये एक दूसरे से संबंधित है। जो भी जितनी भी चीजें आती हैं ये परस्पर संबंधित है, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि एक तालाब में एक कार्प जो मछली है, पर्यावरण की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपके बुक में वो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लवक किसे कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी जीव जो होते हैं उन्हें हम प्लवक कहते हैं। जलीय, पादप और जंतु अपघटक सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब एक इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देती हूँ, ओके ये कर दिया। अब इसके माध्यम से हम समझते हैं कि पर्यावरण है क्या। अब देखिए एक तालाब है, यहाँ पे मछली का पर्यावरण दिया हुआ है। मछली के पर्यावरण में देखिए तालाब है, तालाब में मक्खियां भी यहाँ पे हैं,
ठीक है ना। जोक भी है, पादप प्लवक भी है, छोटे छोटे जो सूक्ष्म होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है। मछली, बांस मछली, झींगा मछली है, सभी तरह की मछलियां हैं। गोलाकृत चपटी कृमि जो होते हैं ये भी यहाँ पे कीड़े जो होते हैं वो भी है, बतख भी है, सभी चीजें हैं। तो इस तरह से एक मछली का ये पर्यावरण कहलाता है कि हर एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं, परस्पर यहाँ पे क्रिया करते हैं। तो ये जो पर्यावरण होता है वो स्थैतिक नहीं होता है, यानी एक जगह नहीं रुकता है, ये गतिशील होता है। क्या आप सोचे कि जो पर्यावरण है वो रुका रहे, तो ऐसा नहीं है, गतिशील होता है और ये गति करता रहता है, बदलता रहता है। तो जैविक और अजैविक जो कारक होते हैं इनमें प्रवाह होता है और निरंतर ये परिवर्तनशील भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सहनशीलता विस्तार क्या कहलाता है? तो जीव पर्यावरण में हुए परिवर्तन, यानी जीव पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को वो एक सीमा तक ही सहन कर पाते हैं, वही उसकी सहनशीलता विस्तार कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी में रहते हैं, अगर आप उनको गर्म पानी में डाल दें या वो पानी गर्म हो जाए तो वो उस चीज को नहीं सहन कर सकते हैं, वो मर जाएंगे। इसी तरह से यही कहलाता है एक सीमा तक सहन कर पाना। यदि हम ठंड है, टेम्परेचर हम एक सीमा तक ठंड की सहन कर सकते हैं, लेकिन -30-40 डिग्री में कोई ले जाके हमें अगर खड़ा कर रहे तो हम उस चीज को नहीं सहन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यही सहनशीलता विस्तार कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि सहनशीलता विस्तार क्या कहलाता है। का यूनिट 2 है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। ये पारिस्थितिक तंत्र कहलाता क्या है? देखिए, जनरली हम जानते हैं कि इस पृथ्वी में दो चीजों से मिलकर पृथ्वी बनी है, सजीव और निर्जीव, यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और जब इन दोनों चीजों, ये जो दो चीजें होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र यानी पारिस्थितिकी कहते हैं, जहाँ पे सजीव और निर्जीव चीजें मिलती हैं, बनती हैं। ठीक है, जहाँ सभी परस्पर निर्भरता यानी कि एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। हम इन दोनों चीजों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सजीव है तो अलग है, निर्जीव है तो अलग है। ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ये इन दोनों का आपस में अंतःक्रिया होता है और यही कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें दो शक्तियां काम करती हैं, एक तो बाह्य शक्तियां होती हैं और दूसरी जो होती है आंतरिक शक्तियां होती हैं जो इसको नियंत्रित करती हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करना है कि पारिस्थितिक तंत्र आखिर इकोसिस्टम जो है वो है क्या। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इसमें दो चीजें होती हैं, सजीव और निर्जीव चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक विशेष भूदृश्य वाला ये क्षेत्र होता है, जैसे वन, चारागाह हो गया, रेगिस्तान हो गया, दलदल हो गया। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र की जो प्रकृति होती है उसकी पहाड़ी, मैदान, नदियां, झील, अब ये क्या, ये सभी निर्जीव चीजें हैं। ठीक है ना, द्वीप हो गए, ये सभी जो इनकी विशेषताएं होती हैं इन्हीं पर ही आधारित होती हैं। जलवायु होती है, जलवायु भी होती है, उनकी दशाएं नियंत्रित करती है, जैसे धूप की मात्रा, तापमान, वर्षा की मात्रा, सभी जलवायु के अंतर्गत आ जाती हैं। भौगोलिक जलवायविक यानी कि जो क्लाइमेट होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। मिट्टी संबंधी जो विशेषताएं होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं और उसके जो अजैविक घटक होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे होते हैं, प्राणियों के समुदाय को सहारा देती हैं ये सभी चीजें। यानी कि यहाँ पे जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, अजैविक चीज की बात करते हैं, ठीक है ना, निर्जीव की बात करते हैं, तो वहीं पे लिविंग थिंग्स, जैविक या फिर जैसे पेड़ पौधे, प्राणी हो गए, इनकी जब हम बात करते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये क्रिया करते हैं और इसी भाग को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र को स्थलीय और जलीय भागों में विभाजित किया जाता है और पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जो निवास होता है, निकवास होता है, उसकी दो प्रमुख दशाएं होती है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ है, प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें आपको समझाया है। तो जब जैविक और अजैविक पर्यावरण से आपस में अंतःक्रिया करते हैं, पृथ्वी पर जल, थल और वायु के छोटे से भाग में ही जीवन संभव है और विश्व के स्तर पर पृथ्वी का पतला सा जो ऊपरी भाग होता है जो जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, इसको हमने बताया। आप उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उसे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि किस तरह से इसको हम एक परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं, एक परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र की। तो किसी क्षेत्र में प्राणियों और पौधों के जीवंत समुदाय और साथ में पर्यावरण के अजैविक घटक, मैंने कहा सजीव, निर्जीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जहाँ पे प्राणी और पौधे हो जाते हैं तो जीवित हो जाते हैं, और वहीं पे पर्यावरण के जो अजैविक घटक जैसे मिट्टी, हवा, पानी होते हैं, तो यानी किसी क्षेत्र में प्राणियों, पौधों
जीवों और पर्यावरण के जो अजैविक घटक होते हैं इनको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इनके बीच में जो क्रिया होती है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य की चर्चा क्या है इसको भी हम समझा चुके हैं। आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। जैसे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, अब इसके संरचना क्या क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो संरचना के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे CO2 या CO2 अकार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं। कार्बनिक यौगिक यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो जैविक और अजैविक पक्षों को जोड़ते हैं, ठीक है। जलवायु यानी तापमान, आर्द्रता, नमी, प्रकाश और भू संरचना जलवायु के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी संरचना है किसके, पारिस्थितिक तंत्र के। उत्पादक में पौधे आ जाते हैं, ओके। बड़े उपभोक्ता जिसमें भक्षक आ जाते हैं अर्थात बड़े प्राणी आ जाते हैं, और छोटे उपभोक्ता में मृत जो पक्षी होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े पक्षी होते हैं, कवक जैसे होते हैं, वो चीजें इसमें आ जाती हैं। प्रकार्यात्मक पहलू यानी किसके क्या कार्यात्मक यानी क्या क्या कार्य है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों द्वारा की जाने वाली सभी सेवाएं यानी कार्य जो होती हैं वह अंतः क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे ऊर्जा चक्र, खाद्य श्रृंखलाएं, विविधता, प्राणियों के आपसी संबंध होते हैं, पोषक तत्वों के चक्र। यदि एक इसको हम समझे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊं कि एक तालाब है, तालाब में पेड़ पौधे भी हैं, मछलियां भी हैं, सभी चीजें हैं, घास भी है, जो लिविंग थिंग्स यानी जैविक क्रियाएं होती हैं। लेकिन वहीं पे नमी भी है, वायु भी है, जल भी है, जो अजैविक के अंतर्गत आते हैं। तो इनका क्या है, इनका एक आपसी संबंध होता है, ठीक है ना। उसमें मछलियां भी हैं, वो कीटों को भी खा रही हैं, तो ये आपसी संबंध, आपसी क्रिया होती है, और यहाँ पे जैविक अजैविक साथ में मिलकर क्रिया करते हैं, यही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पोषक तत्वों के चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, क्रम विकास, ये सभी इसके कार्य होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की संकल्पना करना है। देखिए इसका भी उस वीडियो में मैंने जिक्र किया, बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है, उसे आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, हम जानते हैं कि सबसे पहले एक हम ले लेते हैं, इसको एक चक्र के रूप में हम समझ लेते हैं कि एक घास है। अब घास को कौन खाता है, तो घास अगर हो गया सजीव चीज, यहाँ पे घास को जो है कौन खाएगा, हिरण खाएगा। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक उपभोक्ता के रूप में हम इसको ले लेते हैं। फिर हिरण है, तो हिरण को अब कौन खाएगा, तो हिरण को जो है शेर खाता है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। तो जंगल में बहुत सारे प्राणी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, पक्षी होते हैं, स्तनपायी होते हैं, ठीक है ना। और ये सभी एक दूसरे पर जो होते हैं डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है ना। तो जो शाक भक्षी प्राणियों में खरगोश, हिरण, हाथी, पौधे निर्भर हो जाते हैं, वे घास को चरते हैं या पेड़ों के पत्ते खाते हैं, ठीक है। अर्ध क्षेत्रों में जो होता है, इसी तरह इसको आप समझ सकते हैं, समुद्र में छोटी मछलियां होती हैं, शैवाल होते हैं जो दूसरे पौधों पर जीवित होती हैं, ठीक है। ये जो होते हैं उच्च खाद्य स्तर पर होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इसी तरह से तृतीयक भी होता है, ठीक है। अपघटक, अपघटक या मृतक भक्षी, जैसे कीड़े मकोड़े, जीवाणु, कवक, छोटे प्राणी जो होते हैं, जो मृत कार्बनिक सामग्री को और छोटे कणों में और अंततः सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, जिनसे पौधे पोषण प्राप्त करते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। ओके, ये वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इससे लिख सकते हैं। जल चक्र वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल चक्र जो है, जल विज्ञान चक्र को जल चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो वर्षा का पानी होता है, जल चक्र की प्रोसेस क्या होता है ये देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं 1 मिनट में। कि जो वर्षा का पानी होता है वो भूमि पर बहता है और नदियों को प्रवाहित होता है, नदी में जाके मिल जाता है। नदियां जो होती है सीधे समुद्र में जाकर मिलती हैं। और धरती पर गिरने वाला जो पानी होता है वो कुछ भाग जो होता है कहाँ चला जाता है, धरती के भीतर रिस कर चला जाता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है ना। और पौधे जो होते हैं भूमि से अपने पोषक तत्वों के साथ जल खींचते हैं। अब जो पानी धरती के अंदर चला गया, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं, उसको कौन लेता है, उसको पौधे लेते हैं, जड़ों के माध्यम से खींचते हैं उसको। पौधे की पत्तियों में पानी का जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन होता है और वायुमंडल में लौट जाता है। जो पानी हमें वर्षा के रूप में मिला, वही पानी पत्तियों से पानी का जल वाष्प के रूप में जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो वायुमंडल में चला गया, और वायुमंडल में जाने के बाद फिर बारिश हुई और फिर वो मुझे मिला, फिर वह नदियों में बहा, नदियों से समुद्र में पहुंचा, समुद्र से वो सीधे रिसकर कुछ भाग जमीन में चला गया, पेड़ पौधों के माध्यम से फिर उसका वाष्पोत्सर्जन होता है और फिर वायुमंडल में चला जाता है। यही क्या कहता है, जल चक्र कहलाता है, ठीक है ना। जहां से आया वहीं चला गया। तो वायु से हल्का होने के कारण जल वाष्प हवा के साथ उठकर बादल बन जाते हैं, और जो हवाएं होती हैं वो बादलों को उड़ाकर दूर तक ले जाती हैं। अधिक ऊपर जाने पर बादलों का जो वाष्प होता है वो संघनित होकर बूंदों में बदल जाता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जिसे
जिसे हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं, ठीक है ना। हिम नदियों में हिम के रूप में जम जाता है, यही कहलाता है जल चक्र, ठीक है। एक चक्र होता है जो चलता रहता है। इसी तरह से आपका कार्बन चक्र है, इसे भी आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और जैविक दोनों घटकों में पाया जाता है। मैंने आपको शुरू में कहा है कि दो चीजों से मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनता है। कार्बन पौधों और प्राणियों दोनों के उत्कों का निर्माण तत्व होता है, और कार्बन चक्र जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 पर आधारित होता है। और पृथ्वी के जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें CO2 को वायुमंडल से और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में CO2 को जल से निकाल दिया जाता है, तो कार्बन चक्र कहलाता है। और जो सूरज की रोशनी होती है उसको पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, पौधों द्वारा CO2 को अपनी जड़ों के द्वारा भूमि सोखे गए जल के साथ मिलाते हैं, और सूरज के प्रकाश में पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और जिसमें कार्बन होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यही प्रक्रिया जो है चलती रहती है। जटिल प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस पर प्राणियों की श्वसन क्रिया निर्भर होती है। तो ये क्या कहलाता है, कार्बन चक्र कहलाता है। ओके, नाइट्रोजन चक्र भी यहाँ पे दिया है, जो पौधों के द्वारा नाइट्रोजन चक्र होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, और जिसे नाइट्रिक के रूप में, नाइट्रेट या नाइट्रिक के यौगिक के रूप में बदलना जरूरी होता है। तो इसे आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊर्जा प्रवाह प्रकृति के अद्भुत घटना है, इसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ऊर्जा प्रवाह क्या कहलाता है। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है बनता है, वो जो क्वेश्चन है वो आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि खाद्य श्रृंखला, तंत्रीय खाद्य जाल और पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड पर टिप्पणी आपको करना है। और आपके इग्नू में टिप्पणी भी लिखने के लिए आती है, तो टिप्पणी भी आपको यहाँ पे तैयार करके रखनी होगी, ठीक है। खाद्य श्रृंखला कहलाता क्या है, तो देखिए प्रकृति का नियम यह है कि जब एक जीवित काया से दूसरी जीवित काया को ऊर्जा का स्थानांतरण होना चाहिए, चाहे वो शाकभक्षी प्राणी जब पौधों को खाते हैं और उनकी ऊर्जा इन प्राणियों को मिल जाती है। किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ प्राणी दूसरे जीवों को खाकर जीवित रहते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव मृत जीवों पर जीवित रहते हैं, और ये बाद वाले जो जीव होते हैं मृत भक्षी, जिन्हें हम कहते हैं, खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया था प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो उपभोक्ता कहलाते हैं, यही कहलाते हैं, ठीक है ना। घास को हिरण ने खाया, फिर हिरण को जो है शेर ने खाया, इस तरह से श्रृंखला जो है चलती रहती है, ठीक है। और ऐसी जो श्रृंखलाएं होती है आमतौर पे 4 या 5 कड़ियों में होती है, ठीक है। खाद्य जाल जो होता है ये भी होता है, ये जो होता है परस्पर, ये पारिस्थितिक तंत्र की एक श्रृंखला होती है, और जो श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं, और जीवन जाल बनाने वाली श्रृंखलाओं की इस कड़ियों में अगर मानव के कार्यकलाप से विघ्न पैदा हो तो कुछ प्रजातियों का लोप या विनाश हो जाता है, खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य श्रृंखला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो इसे आप जरूर थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी कभी ये चीजें जो है टिप्पणी में भी पूछ ली जाती है, खाद्य श्रृंखला पे टिप्पणी लिखिए, खाद्य जाल या पारिस्थितिक पिरामिड क्या कहलाता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये जो सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है ये आप जानेंगे, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और उसका माप जो होता है, ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या चीजें आती है, तो जीवमंडल जो होता है उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, उसके अंतर्गत आने वाली चीजें सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सी चीजें दी हुई हैं हमें। आपको पता है कि जो जीवमंडल एक ऐसा, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है, ठीक है ना, और इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जहाँ पे जीवन पाया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसी को जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए कहना चाहूंगी कि इंग्लिश का PDF भी है, वो आपको भी PDF अवेलेबल करवा दूंगी इंग्लिश का। तो ये हिंदी लेक्चर वीडियो हो जाएगा, इंग्लिश का मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर पारिस्थितिक तंत्र कहते किसे हैं, पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए जहाँ पे पादप जीव जंतु जो रहते हैं जीवमंडल में, ठीक है, और ये अपने भोजन के लिए यानी अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए, जल के लिए एक साथ क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ इनका, आपको पता है, हमें मालूम है, और नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए कि ये जो पारिस्थितिक तंत्र है वो आप पर्यावरण में पढ़ रहे हैं, और पर्यावरण में रहने वाले हर एक, चाहे वो जैविक या जैविक घटक हो, सभी एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है ना। ये पर्यावरण में है,
कि पर्यावरण में सभी लोग एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। यदि सभी लोग एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो फिर जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो अपने भोजन के लिए, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान आप सीधे कह लीजिए, तो भोजन के लिए, रहने के लिए, इन सभी चीजों के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संबंध विकसित कर लेते हैं, यानी संबंधित होते हैं। और सजीव और निर्जीव दोनों पर्यावरणीय घटक है। देखिए जैसे मैंने अभी जो कहा कि पर्यावरण में सजीव, अजैव या जैविक या जैविक जो घटक होते हैं एक दूसरे के साथ जो होते हैं क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, क्रियाकलाप करते हैं और ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इसी को पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। जो भी जीव है वो भोजन बनाएंगे, ठीक है ना, रहने के लिए घर बनाएंगे। अब जो भोजन बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, वो दूसरे, यानी कि जैसे हम कह लेते हैं कि एक चिड़िया है वो जीव मंडल के अंतर्गत आती है। जीव है वो भोजन के लिए छोटे छोटे कीटों को खाती है, ठीक है ना, अपने घर बनाने के लिए तिनकों को लेके आती है, ठीक है ना कहीं से चारे वगैरह को लेके आती है। तो ये क्या है, ये चिड़िया का और उस जो अजैविक घटक है, जैविक घटक उसका भोजन हो गया, लेकिन अजैविक घटक जो वो एक सूखे घास को लेके आती है वो अजैविक घटक हो गया, और इनसे ये क्रिया करती है, संबंध बनाती है, अपना घोंसला, अपना नीड बनाती है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे इकोसिस्टम यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको आर्थर टेस्नले द्वारा 1935 में दिया गया, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र नाम जो है किसके द्वारा दिया गया, तो आर्थर टेस्नले के द्वारा 1935 में दिया गया, और जिसका उपसर्ग यानी शार्ट में हम इसको इको कहते हैं, यानी पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। देखिए जो एक साथ, वो इसमें पर्यावरण में सभी जीव सम्मिलित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो एक साथ किसी नियत क्षेत्र में भौतिक पर्यावरण यानी अजैविक घटक के साथ मिलकर कार्य करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वही है कि जो आपकी चिड़िया है, ठीक है ना, वो क्या है, जैविक यानी कि लिविंग थिंग्स हो गई। अब वो अपने रहने के लिए एक नॉन लिविंग थिंग्स यानी, ठीक है, एक अजैविक घटक जो है, जो एक पत्ता, सूखा हुआ पत्ता जो है, सूखा हुआ पत्ता है, ठीक है ना, तो वो लेके आती है, छोटे छोटे टुकड़े कहीं से लाती है अपना घोंसला बनाने के लिए। तो ये जब साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ओके, ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है पदार्थों का चक्रण होता है जैविक और अजैविक भागों के बीच में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, या इसे आप भौतिक, अभौतिक या जैविक या अजैविक कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र एक गतिक तंत्र है। गतिक का मतलब होता है जो ये चलता रहता है, गतिवान होता है, और जिसमें सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया सम्मिलित होती है, जो जस्ट अभी हम आपको बता के आ रहे हैं। ऊर्जा का निवेश, स्थानांतरण, भंडारण, निर्गमन, पदार्थों का चक्रण होता रहता है। आप इसको पारिस्थितिक तंत्र को नीचे से भी हम आपको एग्जाम्पल दे, इसमें बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आ जाती हूँ। अब पारिस्थितिक तंत्र को किस तरह से आप समझ सकते हैं, तो ये देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र का आरेखीय प्रदर्शन है। इसमें जो उत्पादक, उपभोक्ता है, वो अजैविक घटक, तीन प्रमुख घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अजैविक घटक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ये उत्पादक हो जाता है। उत्पादक को अकार्बनिक पोषक तत्व मिलता है, लेकिन अकार्बनिक पोषक तत्व सूक्ष्म उपभोक्ताओं से मिलता है। छोटे छोटे जो जीव कीटाणु होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही बारीक होते हैं, उनसे मिलता है। फिर जब इनसे अकार्बनिक पोषक तत्व लेता है तो ये ऊष्मा जो है किससे लेता है, सूर्य से। यहाँ से सूर्य से उसको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। फिर उससे ऊष्मा जो है बाहर की ओर छोड़ता है उत्पादक जो है, आप यहाँ पे सपोज दैट पेड़ को भी मान सकते हैं। फिर उसकी स्थूल उपभोक्ताएं होती है। ये जो क्रिया होती है ये अनवरत चलती रहती है, यानी कि यहाँ पे कोई एक सिंपल सा व्यक्ति या सिंपल जो जीव जंतु होते हैं अकेले क्रिया नहीं कर सकते हैं। इनको क्रिया करने के लिए बहुत सारी चीजों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी चाहे वो जैविक हो या फिर अजैविक हो, जैविक हो या फिर अजैविक हो, और यही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, जो ये एक दूसरे पर टिके हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे संरचनात्मक, क्रियात्मक दोनों विशेषताएं पारिस्थितिक तंत्र में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे इसकी विशेषताएं की यदि हम बात करते हैं तो संरचनात्मक विशेषताएं क्या कहलाती हैं, यानी कि संरचनात्मक का मतलब ही यहाँ पे होता है उन सभी तत्वों से है जो एक पारिस्थितिक तंत्र को बनाते हैं।
सपोज दैट व्यक्ति और पादपों तथा जंतुओं के समुदाय तथा पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित अजैविक कारक संरचनात्मक घटकों में सम्मिलित होते हैं। यानी कि व्यक्ति है वो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति को खाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, पहनने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, तो भोजन के लिए फसल उगाना पड़ेगा, कपड़ों के लिए जो हमें पेड़ पौधे जिससे जो प्राप्त होते हैं मटेरियल्स वो बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति का ये एक संरचनात्मक उपागम हो गया कि व्यक्ति जो है वो अकेले नहीं है, वो सभी के साथ क्रिया करता है, तब जाके उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अजैविक घटक यानी निर्जीव घटक, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो पेड़ पौधे जंतु हम लोगों के लिए भी जरूरी है, कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो अजैविक को जैविक आयामों से जोड़ते हैं, और इसी तरह से जल अवीय घटक जो होते हैं, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, इन सभी की हमें जरूरत पड़ती है। ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। सजीव घटक लिविंग थिंग्स में जैविक घटक आ जाते हैं, उत्पादक यानी पादप जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, और उपभोक्ता प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। जैसे एक हिरण हो गया, फिर हिरण को कौन खा रहा है, हिरण जो घास हो गई, अब घास जो है प्राथमिक उत्पादक में आ जाती है, जिसको कौन खा रहा है, हिरण खा रहा है, तो हिरण जो द्वितीयक उत्पादक में आ जाएगा। अब हिरण को कौन खा रहा है, तो हिरण को शेर खा रहा है, तृतीयक उत्पादक में, इस तरह से। और अपघटक मृतपोषी जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। क्रियात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए यहाँ पे क्रियात्मक जो विशेषताएं होती हैं, ये इनका मतलब होता है कि उन सभी प्रक्रियाओं और परस्पर क्रियाओं से है जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र में जीवों द्वारा किया जाता है। जो एक प्रक्रिया चलती है जीव के साथ में, जैसे कि ऊर्जा चक्र जो अभी हमने आपको ऊपर बताया, आहार श्रृंखलाएं जो भी हमने आपको बताया, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, ठीक है ना, उपभोक्ता, ये आहार श्रृंखला के अंतर्गत आते। ये जो प्रक्रिया चलती रहती है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो ये क्रिया चलती रहती है वो क्रियात्मक विशेषताएं कहलाती हैं, ठीक है। पोषक तत्व, पोषक तत्व में जैव भू रासायनिक संरचना, अब एक पेड़ है उसको जल की भी जरूरत होती है, ठीक है ना, जल के साथ साथ में उसको पोषक तत्व की भी जरूरत होती है जो कि जमीन के नीचे से जड़ के माध्यम से मिलती है। तो इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, इसकी अपनी क्रिया है, तो ये क्रियात्मक विशेषताएं हो जाती है किसकी, पारिस्थितिक तंत्र की, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का अमाप क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का अमाप है, देखिए यहाँ पे अमाप जो होता है मतलब कितना बड़ा आप इसका भूभाग कह सकते हैं, कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, ये अमाप कहलाता है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जीवमंडल में पाया जाता है, ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है, जीवमंडल में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीव पाया जाता है और पारिस्थितिक तंत्र जीवों के बीच में होता है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता और डिफिनीशन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अमाप का मतलब होता है जैसे एक जीवमंडल हो गया। अब जीवमंडल में यहाँ पे आप देखिए, जीवमंडल में यहाँ पे व्यक्ति, फिर व्यक्ति जो है ये हिरण भी हो गया, जनसंख्या हो गई, समुदाय हो गया, ये इस चीज को देखिए, इस एरिया में व्यक्ति, इस एरिया में जनसंख्या हो गई, फिर यहाँ पे समुदाय बनाया। जब व्यक्ति होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो व्यक्ति के बाद ये जनसंख्या, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या होगी, तो लोगों के समुदाय भी अपने होंगे, समाज भी होंगे, तो समुदाय हो गया। समुदाय के बाद उनका पारितंत्र हो जाता है जो पेड़ पौधों पे, पादप जंतुओं पे आ जाता है, फिर बायोम हो जाता है जीवमंडल। या आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो सब कुछ जो होता है, एक अमाप की बात करते हैं तो वो जीवमंडल ही आप इसे कहेंगे, ठीक है ना। जीवमंडल, बायोम, बुद्ध, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जीवमंडल क्या है, अब ये भी यहाँ पे थोड़ा जानना जरूरी है भाई। जब हम बार बार जीवमंडल का जिक्र कर रहे हैं तो जीवमंडल क्या है इसे भी जानना तो जरूरी है। तो जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन संभव होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की सतह के चारों ओर पतली परत है ये, ठीक है। और यदि आप पृथ्वी को सेव के माप का माने तो यह जीवमंडल उसके छिलके जितनी मोटाई का होगा। तो जैसे पृथ्वी क्या है, हम कहते हैं गोल है, लेकिन यदि हम कहें कि सेव की तरह दिखता है, गोल है लेकिन अगर बनावट की बात करते हैं, माप की बात करते हैं, तो ये सेव की तरह दिखता है। यदि पृथ्वी सेव की तरह दिखती है तो जो जीवमंडल है जहाँ हम लोग रहते हैं वो उसकी छिलके की मोटाई जितना ही है, ठीक है, क्योंकि सभी भाग में जनरली पानी है। तो ये हो गया आपका अमाप जीवमंडल का, जिसके अंतर्गत क्या क्या होता है, जीवमंडल, बायोम, भूदृश्य, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, जनसंख्या, सभी चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। ओके, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल, अब इसको पढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन ये बन सकता है। अभी हम जब हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, उनके आंसर भी बताएंगे, ठीक है ना।
तो देखिए जीव मंडल इसे पारिस्थितिक मंडल भी कहते हैं। तो पृथ्वी, जल तथा वायुमंडल का यह भाग होता है, जहाँ पे पृथ्वी भी होती है, पृथ्वी और उसके ऊपर जल होता है, और वायुमंडल जो होता है वो भाग होता है जिसमें अनेक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। यहाँ पे जीव मंडल के 3 मुख्य अनुमंडल यानी सब डिवीजन है। अब जीव मंडल के भी 3 जो है सब डिवीजन है। अब वो कौन कौन से देख लेते हैं। पहला स्थल मंडल यानी भूमि, फिर जल मंडल यानी जल, और वायुमंडल यानी वायु। तो स्थल मंडल हम लोग के लिए हो जाता है जहाँ हम लोग रहते हैं, जल मंडल जहाँ पे सिर्फ महासागर सागर रहते हैं वो जल मंडल हो जाता है, वायुमंडल ऊपरी परत जो होती है, ठीक है ना। यहाँ पे पृथ्वी का जो गैसीय आवरण होता है वो 22.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। जल मंडल हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल एटमोस्फेयर और स्थल मंडल लिथोस्फेयर के संदर्भ में जीव मंडल की आदर्श योजना को दर्शाया गया है। कौन सी चीजें किस में पाई जाती हैं, किस मंडल में पाई जाती हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। और ये समस्त जो जीवन होता है इन तीनों में चलता है, क्योंकि सिर्फ स्थल मंडल भर होने से हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारी क्रियाएं जो होती है वो वायुमंडल और जलमंडल से भी संबंधित है। यहाँ पे भी हमारी क्रियाएं होती हैं। और जीवन की जो मौलिक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, अब यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, और जो श्वसन वाली प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन, ये जो होती है जीव मंडल से ही संबंधित होती है, जो जलमंडल, वायुमंडल, थल मंडल तीनों से जुड़ी हुई है। ओके। उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों की चरम सीमाओं पर उच्चतम पर्वतों और समुद्र की चरम गहराइयों में जीवन नहीं होता है। यानी कि सबसे ऊंची या फिर सबसे नीची जगहों में जीवन नहीं होता है। सबसे नीची जगहों को आप समुद्र मान लीजिए, समुद्र के नीचे जीवन नहीं होता है। और इस तरह से आप दक्षिणी ध्रुव के सबसे ऊंचाई में मान लीजिए जीवन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कवक और जीवाणु होते हैं वो 9000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जा सकते हैं। सिर्फ कवक और जीवाणु पाए जा सकते हैं, लेकिन मानव या फिर हम यहाँ पे जंतु की बात करते हैं तो वो वहां नहीं पाए जा सकते। यहाँ पे जो जल मंडल होता है, जीव मंडल महासागर के तल से 11,000 मीटर पृथ्वी की सतह से नीचे से लेकर के पर्वतों के उच्चतम शिखरों तक फैला हुआ है जीव मंडल, ठीक है ना, जहाँ पे जीव पाए जाते हैं। क्योंकि जब आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे, ग्लेशियर वगैरह में जाइए, तो वहाँ पे ह्यूमन तो नहीं लेकिन वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वो भी जीव मंडल के अंतर्गत ही आते हैं ना। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि 11,000 से 9,000 की जो ऊंचाई होती है सबसे ऊपर, वहाँ पे जीव मंडल पाया जाता है। और इसी तरह से यदि हम महासागर की सतह की बात करते हैं तो 200 मीटर और समुद्र तल से लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है जीव मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे सजीव जो जीव होते हैं पूरे जीव मंडल में एक समान रूप से वितरित नहीं है। आप कहें कि सभी जगह सभी जीव एक तरह से पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ जीव के ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, कुछ उष्णकटिबंधीय या वर्षा वनों में रहते हैं, ठीक है ना, और कहीं पे बिल्कुल कम पाए जाते हैं, नहीं होते हैं। तो सभी जो जीव होते हैं सभी जगह पे सेम नहीं पाए जाते हैं, इनका जो वितरण घनत्व है वो अलग अलग है। ओके। लेकिन हाँ, जो लिविंग थिंग्स, जो सजीव होते हैं, इनके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होता है, ये सभी चीजें जो होता है जल, वायु और मृदा से मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए इनके बीच में क्रिया होती है। और जीव मंडल में पाए जाने वाले इन पोषक तत्वों का जीवन को जारी रखने के लिए पुनर्चक्रण होता है, यानी कि लेना देना, लेने देने की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है, बनने की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। और जीव मंडल के भीतर जीवन के लिए जो होती है ऊर्जा कहाँ से मिले, भाई ऊर्जा की भी तो जरूरत है ना। सनलाइट जो होता है वो हमें सूर्य से मिलता है, और जिसके बगैर जीव मंडल नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सूरज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। अब जीव मंडल का जो थली भाग होता है उसे जीवोम कहते हैं, जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। विशाल पारिस्थितिक तंत्र हमें कहाँ मिलता है, जीवोम में मिलता है। और यहाँ पे जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मृदा, सभी तरह की चीजें पाई जाती हैं। जहाँ पे मानो नहीं, जलवायु, वनस्पति और भी बहुत सारे जो मृदा होते हैं, इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं, ये सभी चीजें जहाँ पाई जाती हैं बायोम कहलाता है। और पृथ्वी का 1 दर्जन अथवा अधिक जीवोम लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना।
जलवायु किसी भी बायोम की सीमा और उसमें पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं की प्रचुरता का निर्धारण करती है। जो जैसी जलवायु क्लाइमेट, अगर आपको ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्र में भेज दिया जाए या यहाँ के किसी जीव को वहाँ भेज दिया जाए तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट जो है, एनवायरमेंट उसके लिए सही नहीं है, अनुकूल नहीं है। यदि वहाँ के किसी एनिमल को, जीव जंतु को यहाँ ला के छोड़ दिया जाए तो वो भी यहाँ नहीं रह सकता है। तो हर एक चीज के लिए जो क्लाइमेट होता है ये निर्धारण करता है लोगों के रहने के स्तर को, ठीक है ना। और जलवायु जो कारक होते हैं वो जीवों की सीमा को निर्धारण करते हैं, जैसे तापमान, वर्षण, वर्षा हिम, जो भी मैंने आपको बताया है। ठंडे क्षेत्र में आप अचानक चले जाइए तो आप वहां नहीं रह सकते, या कुछ टाइम, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं रह सकते हैं, कोई ना कोई नुकसान आपको होना ही है। या वहां के लोग अचानक यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ का क्लाइमेट उनको सूट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जलीय तंत्र देख लेते हैं। तो जलीय तंत्र भी विभिन्न जलीय जीवन क्षेत्रों में विभाजित है। इन्हें जीवोम नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ उनके जैसे ही होते हैं। बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, पादप जो जीव होते हैं वो ऐसी जनरली समुद्रों में, महासागरों में अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें जो है हम जलीय बायोम के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए बक्सों में सही वाक्यों पर सही का निशान लगाना है, गलत पे गलत का लगाना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे दिया हुआ है। एक मैं अलग वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपको मैं सभी के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, ठीक है ना। पारिस्थितिक तंत्र के अब घटक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, देखिए इसमें पहले ही हमने कहा है कि इकोसिस्टम जो इसमें जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनके बीच में क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम घटक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो इनके घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं, उनकी जनसंख्या पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में एक समिष्ट परस्पर जनन करने वाले जीवों का समूह होता है जो एक स्थान और काल में एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम घटक की बात करते हैं तो अजैविक घटक, पारिस्थितिक जो घटक होते हैं, अजैविक घटक पहले आता है, ठीक है ना। यानी इसे हम भौतिक एवं अभौतिक घटक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के जो अकार्बनिक और निर्जीव घटक होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जैविक घटक होता है, ठीक है ना, यानी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत जैसे लिविंग थिंग्स में उत्पादक, स्वपोषी। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात होती है, उत्पादक और स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, पेड़ पौधों का आता है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं क्लोरोफिल से, ठीक है। जो पर्ण रहित है, यानी कि जो पत्तियां जिनको क्लोरोफिल नहीं मिलती है, यानी वो पीली पत्तियां जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्ण रहित पत्तियां बोलते हैं। उनको क्लोरोफिल जो होता है उन्हें नहीं मिल पाता है। जो हरित पादप होता है, हरित और नील जीवाणु होते हैं, नील रहित शैवाल है, जो अपना भोजन स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों में निर्मित करते हैं, तो उन्हें स्व उत्पादन, स्वपोषी कहते हैं। सीधे लैंग्वेज में बोले कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो पर्ण रहित धारण करने वाले जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके जल के साथ मिलकर कार्बनिक पदार्थ अथवा भोजन बनाते हैं। तो जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना। रसो संश्लेषी किसे कहते हैं, ये जो जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा की बजाय पृथ्वी के भीतरी भागों से निर्मित होते हैं। अब यहाँ पे जो रसो संश्लेषी होता है जीवाणु, ये सूर्य की रोशनी नहीं लेते हैं, बल्कि ये पृथ्वी की जो भीतर चीजें होती हैं, रसायन होते हैं, उनसे रसो संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इसके प्रक्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में सक्षम होते हैं उन्हें स्वपोषी अथवा उत्पादक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल सीधे से लैंग्वेज में है। अब दूसरा आ जाता है जैविक घटक में उपभोक्ता और परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। तो अन्य सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं और वे अपनी जीवन और उत्तरजीविता के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की खातिर भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें परपोषी, क्षयपोषी, भक्षपोषी अथवा उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बकरी, गाय, हिरण, खरगोश, कीट जैसे ग्रास होपर जो हरे पादपों को खाते हैं, यानी जो मैंने आपको बताया था, जैसे
अब पहले उपभोक्ता में आ जाएगा, प्रथम उपभोक्ता में पेड़ पौधे आ जाएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर दूसरे उपभोक्ता में कौन आ जाएंगे, बकरी, गाय, हिरण, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों के बनाए हुए भोजन को वो खाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो जो जीव किसी शाका भक्षी को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी भी इनको इसलिए कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे ग्रास ऊपर को पक्षी खाता है, मांस पक्षी कहलाता है, क्योंकि वह अन्य जंतु को खाता है, तो ये मांस पक्षी द्वितीय उपभोक्ता भी कहलाते हैं। अब हिरण को कौन खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, तो शेर मांस पक्षी के अंतर्गत आ गया। ठीक है ना, बिल्ली जो पक्षी को खाती है तृतीय उपभोक्ता कहलाएगी। तो अतः जहां प्राथमिक उपभोक्ता शाक भक्षी यानी शाकाहारी होते हैं, वहीं द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता मांस भक्षी होते हैं। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर तीसरा आ जाता है, क्योंकि हम अपघटक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपघटक में हमने सबसे पहले हमने देखा आपका कि स्वपोषी उत्पादक। ठीक है, उत्पादक या स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। फिर उपभोक्ता, अब जब भोजन बन के तैयार हो गए तो दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता, यानी जो दूसरों, या परपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों के बनाए हुए भोजन को खाते हैं दूसरों के द्वारा। तो जैसे पेड़ पौधों ने अपने भोजन स्वयं बनाया, उनको अब दूसरों ने खाया, तो उपभोक्ता या परपोषी हो जाएंगे। तीसरा अपघटक या मृतपोषी अथवा विघटक आ जाएंगे, यानी कि जो उपभोक्ता और उत्पादक जो निकल चुके हैं दो हमारी, वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, मर जाते हैं। ठीक है ना, अब वो जब मर जाते हैं तो उनका क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, जब वो मरते हैं, कोई भी यदि गाय मरती है, कोई कीड़ा इंसेक्ट मरते हैं, तो आप देखते हैं कि उनमें कितने छोटे छोटे से मृतपोषी या कितने छोटे छोटे से उसमें जीवाणु जो होते हैं वो आ जाते हैं उनमें, उनको विघटन करते हैं, उनको खाते हैं। तो ये अपघटक या मृतपोषी या विघटक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ कवक सूक्ष्म जीव जो मरे हुए पदार्थों के अपघटन और पुनर्चक्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये जीव अपघटक अथवा मृतपोषी कहलाते हैं। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अजीवी घटक जो है, देखिए सूर्य है, सूर्य से जो है पेड़ पौधे क्या लेते हैं, यहाँ पे इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। सूर्य है, सूर्य से सीधे डायरेक्ट रोशनी आ रही जो पेड़ पौधों को मिल रही है, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, फिर पेड़ पौधों को भोक्ता शाकाहारी मांसाहारी लोग भी इसी को खाते हैं, इसी से फल फूल हमें अनाज भी यहीं से मिलता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से ऊष्मा जाती है कहाँ, अपघटक में जाती है, और अपघटक के बाद देखिए यहाँ पे है पोषक तत्व। ये जो चक्र होता है कि प्रक्रिया होती है, चक्र होता है जो ये चलता रहता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको समझना होगा। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र से क्या समझते हैं, या फिर विस्तार से समझाइए, या फिर इसके जैविक और जैविक घटक के बारे में क्या जानते हैं। पोषी स्तर, अब पोषी स्तर को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जब एक समुदाय अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों के द्वारा 1, 2 या 3 अथवा 4 चरणों में प्राप्त करता है। ठीक है ना, यानी कि प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण जो होते हैं, इसको आहार स्तरीय कहलाता है। ठीक है, जब जिस चरण के माध्यम से, एक प्रोसेस के माध्यम से जो अपना आहार प्राप्त करता है उसे आहार स्तर कहते हैं। ठीक है।